हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम आज जो है हाई स्कूल के लिए बेहतर रिवीजन क्लास लेके आ रहे हैं। प्रत्येक दिन एक वीडियो में ही, एक क्लास में ही एक चैप्टर आपका खत्म है ना। तो आज हम केमिस्ट्री की एक शुरुआत करते हैं और पहले चैप्टर का रिवीजन करना शुरू करते हैं। फर्स्टली आपका रिवीजन करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत तेजी से रिवीजन करने वाले हम सब, है ना। जब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, यानी कि आपका परीक्षा होने वाली होगी, तब तक हम जो है पूरा साइंस आपका क्या है कवर कर लेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। तो आपके पहला चैप्टर का नाम है क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, ये चैप्टर का नाम है। तो शुरुआत से बेसिक से, जैसे आपने अपने स्कूल या क्लास आपकी कोचिंग में पढ़े होंगे, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा एक एक टॉपिक आपका। तो पहला आपका जो है चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है आपका? तो आपको पता होना चाहिए क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये तो टॉपिक है। हाँ, तो सबसे पहले जानिए क्या कि कोई भी पदार्थ, सुनिए पहले बेसिक सुन लीजिए थोड़ा सा, कि कोई भी जैसे पदार्थ है तो उसमें दो प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। तो एक कहोगे कौन सा परिवर्तन होता है? तो एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा कौन सा परिवर्तन होता है? तो आप कहोगे रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हम आपसे पूछें कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो आप बताओगे क्या? यानी कि भौतिक परिवर्तन हुआ है जो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में क्या आ जाए, परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई जो पदार्थ होता है उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो आपका होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। तो हम कहते हैं जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई कुछ नया नहीं बनता है, इसमें कुछ नया आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ये जो होता है आपका भौतिक परिवर्तन जो होता है, वह परिवर्तन होता है जिससे जो आपका नया उत्पाद बना है उसको फिर से अभिकारक के रूप में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आपको जानना है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है वह परिवर्तन होता है जिसमें क्या हो आपका कि उस पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन ला दे, जैसे उसके संगठन में परिवर्तन ला दे, कुछ नया चीज बना दे, है ना। ये एक अस्थाई परिवर्तन होता है, अस्थाई होता है। जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है वो आपका अस्थाई परिवर्तन होता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो आपका क्या होता है? एक अस्थाई परिवर्तन होता है। अगर जो रासायनिक परिवर्तन यानी किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया तो जो नया चीज बना है उसको पुरानी चीज में दोबारा नहीं बना पाएंगे। ठीक, हाँ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि आप पहचान भी ले जाएंगे कि किसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है और किसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, हाँ। अब इतनी बात आपको, बेसिक सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी समझना होगा आपको, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे एल्कोहल का बनना, यानी एल्कोहल बना है तो एक किण्वन विधि होती है उसके द्वारा बना है। दूध का दही बनना तो क्या आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इन सब को याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अब आया क्या? रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर की पहली हेडिंग है, हम सब लिखेंगे क्या, समझेंगे, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। इतनी बातें आपको बेसिक में समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले समझेंगे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको इतनी छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। रासायनिक परिवर्तन में होने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे हम, आपका जो है रासायनिक रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन में होने वाली, रासायनिक परिवर्तन में होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बातें जान पाए होंगे आप सब। तो इतनी बात जान पाए ना, बिल्कुल आप जान पाए होंगे कि रासायनिक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इसी के बारे में जानने वाले हैं क्या कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसी के बाद हम जान लेते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है।
रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसी के बारे में हम सब जानने वाले हैं। तो रासायनिक देखो एक एक बाद में क्या करते हैं, परिभाषा को बनाते चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन में होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम क्या करते हैं, उनके प्रतीकों यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनके प्रतीकों या फिर उनके सूत्रों के आधार पर क्या लिखते हैं, तो एक हमें क्या होता है, समीकरण मिल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। तो यहीं पे लिख देंगे इसकी परिभाषा भी, क्या लिख देंगे, लिखेंगे यहीं पे क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद को उनके प्रतीक या सूत्रों, है ना, सूत्रों में लिखने पर एक समीकरण मिलता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद को क्या करते हैं, अगर उनको हम प्रतीक या सूत्रों में लिखने पर, यानी कि उनको सूत्रों में लिखते हैं, तो क्या होता है, एक समीकरण मिल जाता है हमें। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और रासायनिक समीकरण, जैसे कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक समीकरण लिख दिया गया, जैसे कोई एग्जांपल हम लेकर आपको समझा देते हैं। जैसे कहा जाए कि एक आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड है, क्या आपका है, जिंक ऑक्साइड है ना। कोई एग्जांपल में हम जैसे ले लेते हैं, क्या, जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, यानी कि ZnO है, और इसी की अपक्रिया हम करा देते हैं किसके साथ, तो ये अपक्रिया करा गई है H2SO4 के साथ। तो ये बताओ क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा गुरुजी क्या, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में क्या कहोगे, H2O, ठीक, ये आपका बन जाएगा। अब देखो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीजें क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने पर कुछ चीजें ज्ञात होती हैं, यानी कि क्या क्या ज्ञात होती है। अगर रासायनिक समीकरण में हम लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, तो क्या क्या ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी कि क्या बताया जा सकता है उससे। तो एक चीज और बताइएगा, जो आपका लिखा गया, जैसे ZnO लिखा है, ZnO लिखा है, H2SO4 लिखा है ना, और ZnSO4 लिखा है, और क्या लिखा है, H2O लिखा है ना, H2O लिखा है। तो इन सबको क्या करेंगे, इनके आधार पे हम क्या लिखेंगे, इनके बगल में ही लिख देते हैं क्या, कि ये किस आपके जो है, किस आपके जो है उसमें है। जैसे जल है, तो जल क्या होता है आपका, तो आपको याद रखना है, जल जैसे किस अवस्था में होता है, तो लिक्विड में होता है, यानी कि इसके बगल में क्या लिखेंगे, यल लिख देते हैं। H2 आपका क्या, ZnSO4 है ना, तो जिंक सल्फेट है आपका, तो जिंक सल्फेट जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, S लिख देते हैं। फिर H2SO4 है, तो ये H2SO4 किस अवस्था में हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। ZnO है तो ये किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देना कि Zn आपका ZnO गैस में, और H2SO4 लिक्विड में, और ZnSO4 लिक्विड आपका सॉलिड में, फिर आपका H2O लिक्विड में। यानी कि आपका क्या है कि इन सब में लिख देते हैं। देखिए अब यहां से हम पढ़ने वाले थे क्या, कि आपका जो है H2SO4 किस में होगा, लिक्विड में होगा, ये किस में होगा, सॉलिड में होगा, है ना। तो यानी कि आपको क्या करना है, जब आप अपक्रिया समीकरण को लिखिए, तो उसके बगल में किस अवस्था में है क्या, उसके बगल में भी लिखा जाता है। इस समीकरण से लिखने से फायदा ये होता है कि जान पाते हैं उत्पाद किस आपकी अवस्था में बना है ना।
अब आपको जो है यहाँ पे दिया गया है कि ये सॉलिड अवस्था में हो गया, और H2O क्या हो गया आपका लिक्विड में हो गया, और आपका H2SO4 किस में हो गया लिक्विड में हो गया, और गैस आपका H2SO4 क्या होता है आपका गैसीय अवस्था में हो गया। यानी कि आपको इतना पता होना चाहिए कि अब समीकरण लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि किस अवस्था में क्या चीज है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो हम आगे चलते हैं और आगे फिर पढ़ते हैं। एक दो समीकरण को और आपको बना के दिखा देते हैं, समझा देते हैं। जैसे कहा जाए छोटा सा एक समीकरण ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाए क्या, तो कहोगे यहाँ पे आ गया सल्फर, और प्लस में क्या आ गया, तो कहोगे O2 आ गया। क्या आ गया, सल्फर आ गया, और प्लस में क्या आ गया O2 आ गया। तो क्या बना लेगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा SO2, है ना। तो इसी को क्या करना है, अब अभी समीकरण को क्लियर नहीं हुआ, अभी समीकरण लिख नहीं पाए हम सब क्या क्या है आपका, तो समीकरण को लिखना है तो उसमें बताना पड़ेगा कि SO2 किस अवस्था में बना है। तो SO2 जो बना है वो गैसीय अवस्था में बना है। ये भी किस अवस्था में था, O2 किस में अवस्था में रहता है, तो गैसीय अवस्था में था। सल्फर किस अवस्था में होता है, तो कहते हैं सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक, तो समीकरण लिखने के बाद आपको प्रतीक बताना पड़ेगा कि वो जो बन रहा है या फिर जो बनाने के लिए अभिकारक लाए हैं वो किस आपका अवस्था में है। इतनी बात आपको समीकरण लिखना आ चुका है। ठीक, और ध्यान रखिएगा, ये जिस पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो परिवर्तन के पश्चात बना है उसी को हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं हम सब। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो आपको एक बेहतर ट्रिक मिलेगी मात्र आपकी जो है 10 मिनट की एक वीडियो में, तो आपको उसको देखना आप ना भूलें। आपको इसी के बाद में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखा दिया जाएगा। अब आपको ये थ्योरी वाली क्लास है, तो पूरी थ्योरी आपको आज हम कंप्लीट कराएंगे एक ही वीडियो में। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो हम पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं वो टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या टॉपिक है, तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं या अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। तो आमतौर पे अभिक्रियाओं की जो प्रकार हैं वो बहुत होती है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आपकी किताब में 8-10 जो अभिक्रिया प्रकार की दी गई हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया की प्रकार है वो कौन सी है, तो संयोजन अभिक्रिया, या फिर जिसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, या फिर जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप कहेंगे सर जी इतना आसान पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है तो जरूर पूछा जाता है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, अगर परिभाषा आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता एक बार सुन लीजिए। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है, एक यानी कि आपके क्या है दो परमाणु, यानी कि दो परमाणु मिल करके क्या बनाए, केवल एक आपका यौगिक बनाए, या फिर एक क्या बनाते हैं आपके अणु बना देते हैं, एक परमाणु बनाते हैं, दो मिलकर के एक चीज बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यह लिखेंगे यहाँ पे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु या अणु या फिर तत्व, है ना, दो या दो से अधिक परमाणु या अणु मिल करके या मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण की बात कर लिया जाए, तो जैसे वो उदाहरण आपका था, तो ये हो गया सल्फर
और ये हो गया ऑक्सीजन। दो आपके परमाणु हो गए, दो तत्व आपके हैं और ये जुड़ करके क्या बनाते हैं, SO4 बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, दो उदाहरण कम से कम आपको बता देनी है। फिर अगर हम छोटा छोटा याद करने वाला आपको बता दें तो आपका H2O से क्या कराते हैं, और O2 की अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा देते हैं तो क्या बन जाता है, तो कहते हो आपका जल बन जाता है। ये आपका क्रिया बन गया। ठीक, ये दोनों क्रियाएं कौन सी हैं, ये क्रिया और ये क्रिया कौन सी है, तो कहोगे संयोजन क्रिया। अब तेजी से करते हैं, वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ताकि आपका रिवीजन पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। चलो शुरू करते हैं। अगर नोट कर लिया है तो ठीक है, अगर नीचे दिखेगा ना तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं कौन सा, दूसरा क्रिया। जैसे कि नाम है क्या, जिसका नाम है वियोजन क्रिया या फिर कहते हैं क्या आपका अपघटन अपक्रिया, है ना। तो इसको मिटा ही देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक, इसको मिटा दीजिए। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या आपका जो है विस्थापन अपक्रिया, ताकि आपके नोट्स के अकॉर्डिंग हुई हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। कौन सी क्रिया, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, तो अपक्रिया की परिभाषा सुनिए आप सब और उसके उदाहरण से आप समझ लीजिए। यानी कि वह अपक्रिया जिसमें क्या करता है, किसी यौगिक, है ना, वह अपक्रिया किसी यौगिक जो है, यौगिक का एक परमाणु जो है दूसरे यौगिक यानी कि यौगिक या तत्व से क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कहा जाए तो ये आपका आ गया क्या, तो आप कहोगे ये हो गया CuSO4। उदाहरण से समझिए थोड़ा सा, ये हो गया CuSO4। ठीक, CuSO4 हो गया। CuSO4 की क्रिया अगर हम करा देते हैं किससे, अगर हम आयरन से करा देते हैं, आयरन से करा देते हैं अगर, तो ये बन जाता है क्या, तो आप कहोगे ये बन जाता है क्या, तो कहते हो आपका FeSO4 और प्लस में क्या बन जाएगा, कहोगे Cu बन जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, बन जाता है। आप समझो कैसे हुआ कि अपक्रिया का परिभाषा कैसे बनानी है अपक्रिया से देखकर। तो देखो हिंदी कैसे लिखते हैं अपक्रियाओं की, देखो हमेशा ये हो गया आपका एक यौगिक, हाँ, तो आपको बोलना है क्या, वह अपक्रिया जिसमें एक यौगिक के किसी परमाणु को कोई दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन क्रिया या फिर प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। देखो एक दूसरा परमाणु है ना, ये पहले वाले परमाणु क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, निकाल दिया, वहां से हटा दिया उसको, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया कह देते हैं। अब इसी का नाम बताओ क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, तो कॉपर सल्फेट नाम है, और इसका नाम तो सब लोग जानते हैं, क्या नाम है, आयरन नाम है, और ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, और ये कॉपर फिर से बन गया। ठीक, एक उदाहरण और आपको बता देते हैं। जैसे कहा जाए तो याद रखिएगा कि Zn प्लस में CuSO4 से क्रिया करा दी गई तो ये बन जाता है क्या, तो ये बन जाता है Cu या ZnSO4 प्लस में Cu। अच्छा ये बात आपको समझ में नहीं आती कि कैसे आपका प्रतिस्थापन हो जा रहा है, किसी का प्रतिस्थापन होता है किसी का नहीं होता है, तो उसके लिए आपको ट्रिक एक याद रखना है। ठीक है, कौन सा आपको हम बताए थे ना, कौन सा आपको अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा कौन सा, तो आप कहोगे काशीनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है ना। तो उसी के माध्यम से हमने बताया है कि जिसका जो ज्यादा क्रियाशील होगा वही तत्व क्या करता है, दूसरे को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, नहीं तो वो प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक, यानी कि जो क्या होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा वही क्या करेगा, दूसरे वाले तत्व को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर पाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कह रहा है कि ZnSO4 का कोई आपका विलेन बनाया गया है जिसमें लोहे की कील को हम क्या करते हैं, भिगो देते हैं, तो CuSO4 है आपका कॉपर सल्फेट बना दिया गया या फिर जिंक का बना दिया गया, ऐसे कुछ पूछ लिया, कॉपर सल्फेट का पूछ दिया, तो क्या करना है, जैसे कील भिगो गया उसमें तो क्या करेगा, Fe क्या करेगा, आपका Cu को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक, तो क्या होता है, ये क्रिया आपकी पूछी जाती है तो याद रखना, क्योंकि वो उसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, उसके प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपका जो है ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण आपको याद रखना, और उदाहरण की सहायता यानी कि क्रिया की सहायता से परिभाषा आपको बना देनी है। यानी कि परिभाषा एक बार हम फिर से बता देते हैं। जब कोई एक परमाणु क्या करता है, किसी यौगिक के एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसी प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। चलो फिर अगला क्रिया है जो उसको देखते हैं। अगला क्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अब जो आपकी प्रतिस्थापन या जो आपकी क्रियाएं होती हैं, ये भी क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। तो एक कौन सी होती है, तो आपको बताना है, एकल प्रतिस्थापन होता है और कौन सा होता है, द्वि प्रतिस्थापन क्रिया होती है। जैसे ये क्रिया हमने बताया तो एकल प्रतिस्थापन क्रिया था। जैसे प्रतिस्थापन क्रिया दो प्रकार की होती है ना, एक एकल और एक द्वि प्रतिस्थापन। अब एकल प्रतिस्थापन क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब इनका ये था कि वह क्रिया जिसमें क्या हुआ आपका कि एक परमाणु क्या करे, किसी यौगिक के केवल एक परमाणु को प्रतिस्थापित करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। अब द्वि प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, तो द्वि प्रतिस्थापन क्रिया होती है क्या है, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें किसी यौगिक का जो पहला वाला जो आपका परमाणु है यानी कि तत्व है, वो यौगिक के दूसरे परमाणु के साथ, और दूसरा वाला जो परमाणु है वो यौगिक के पहले परमाणु के दूसरे वाले परमाणु, यानी कि पहला वाला जो है दूसरे के साथ और दूसरा वाला पहले के साथ चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका द्वि प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बताएं आपको, जैसे आपको कहा जाए कौन सी क्रिया, तो जैसे आपका द्वि प्रतिस्थापन क्रिया क्या है, तो एग्जाम्पल लेकर आपको बता देते हैं हम। जैसे कहा जाए, क्वेश्चन आपका है Na2SO4 प्लस में BaCl2 और इससे अब क्रिया करा दी गई तो ये चेंज हो जाता है, और ये चेंज होकर क्या बना लेता है, तो ये बन जाता है BaSO4 और प्लस में क्या, तो ये बन जाता है 2NaCl। ठीक है, हाँ, तो ये आपका बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया यहां तक? हाँ, बनाना तो आपको आता है क्रिया। अगर अब क्रिया नहीं बनानी आती तो उसी अब क्रिया आपका जहां समीकरण आपको बताएंगे समीकरण करना, वहीं पे आपको बताने वाले हैं क्रिया कैसे बनती है। तो आप चुटकियों में ही क्या करेंगे, अब क्रिया को बनाना सीख जाएंगे। तो देखो ध्यान से, हमने अब क्रिया के माध्यम से ही आपको परिभाषा निकालना है। देखो, ये आपका एक पहला यौगिक है और ये दूसरा यौगिक है, यानी कि वह अपक्रिया जिसमें क्या करे, यौगिक का पहला परमाणु जो है, पहले यौगिक का पहला परमाणु क्या है, यौगिक के जो है दूसरे परमाणु के साथ, है ना, पहला जो है दूसरे के साथ, ये वाला इसके साथ, और ये दूसरे यौगिक का पहला परमाणु पहले यौगिक के दूसरे के साथ क्या हो जाता है, प्रतिस्थाप, यानी कि मिलकर यौगिक बना लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम मिलकर यौगिक बनाए। देखो, ये वाला इसके साथ मिलकर बनाया, ये वाला इसके साथ बना दिया, तो एक यौगिक, दो नया यौगिक बना लिया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये द्वि विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों एक तत्व क्या हो जाए, दोनों परमाणु क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो। उसमें देखना था क्या था कि एक परमाणु क्या करता था, केवल एक को प्रतिस्थापित करता था, इसमें दोनों को दोनों प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक, हाँ, ये आपका एग्जाम्पल है। तो इसमें याद रखना क्या, सोडियम जो सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड को क्या करता है, यहां से क्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट बन जाता है और ये NaCl बन जाता है। ठीक, तो हम अगर अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है कौन सी, तो आपको बताना है द्वि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये अपक्रिया इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, यानी कि एक बार हम फिर से परिभाषा को बता देते हैं, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी ये समझ में आ गया होगा कि अपक्रिया क्या होता है। समझो एक बार, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या है, पहले यौगिक का जो परमाणु है, यानी कि पहले यौगिक का पहला जो परमाणु है वो दूसरे यौगिक के किसके साथ, दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, एक यौगिक बनाता है, तथा पहले यौगिक का जो दूसरे यौगिक का पहला जो परमाणु है वो क्या करता है, पहले यौगिक के दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, एक यौगिक बनाता है। उसी को क्या कहते हैं, आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। एक तरीके से और बता सकते हैं आप, इस तरह भी बता सकते हैं, आसान भी है ये किताब वाला पर थोड़ा सा कठिन भी बनेगा। तो सुनो ध्यान से, क्या होता है, ये आपका आसान सा है कि यानी कि वह अपक्रिया जिसमें क्या करता है, पहले यौगिक का पहला जो आपका परमाणु है वो दूसरे क्या आपका जो पहला आपका जो है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या है, दूसरा जो आपका परमाणु है यानी कि यौगिक है, दूसरे यौगिक का पहला जो परमाणु है वो पहले यौगिक के पहले परमाणु को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, यानी कि Na को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। और जो आपका यहाँ पे क्या है, जो पहला यौगिक है उसके दूसरे वाले यानी कि इस तत्व को क्या करता है आपका, यानी कि पहले वाले तत्व को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्वि प्रतिस्थापन क्रिया कह देते हैं। थोड़ा तेज पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाए। तो आगे पढ़ते हैं और
अब क्रिया पढ़ लेते हैं, कौन सी क्रिया है, तो आप कहोगे वियोजन क्रिया है। वियोजन क्रिया, वियोजन क्रिया होता क्या है, यानी कि एक यौगिक रहे, है ना, कोई एक यौगिक है, जैसे हम बात करें CuSO4 हो गया, यानी कि एक यौगिक को हम क्या करते हैं, तो अगर हम किसी भी प्रक्रिया द्वारा कोई भी प्रक्रिया अपनाएं, इसको क्या करें, एक यौगिक को दो या दो से अधिक क्या करें यौगिकों या फिर परमाणुओं में तोड़ देते हैं, यानी कि वियोजन या फिर क्या आपका वियोजित हो रहा है ना, तो ये वियोजन अपक्रिया कहलाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाएगा। यानी कि अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, Cu और प्लस में क्या SO4, इस पर डबल माइनस, इस पर डबल प्लस हो जाता है। तो कैसे डबल माइनस हुआ, कैसे डबल प्लस हुआ, ये बातें आपको जाननी होगी, क्योंकि इसकी जो आपकी जो आवेश होता है इसके ऊपर डबल माइनस होता है, इसके ऊपर माइनस का 2 होता है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा हुआ है, तो इसी जो वियोजन क्रियाएं होती है ना, तो उसके भी कुछ प्रकार हैं। जैसे हम कहें कि वियोजन क्रियाएं कौन कौन किस प्रकार की हैं, तो कुछ वियोजन के जैसे करा दिया जाए, जैसे तो वियोजन क्रियाएं भी कई प्रकार की होती हैं। तो एक जो वियोजन क्रिया है वो किसके द्वारा हो जाए उष्मा द्वारा हो जाता है ना, तो उसमें वियोजन क्रिया हो गई, किसके द्वारा हो गया, उष्मा द्वारा हो गया। तो उष्मा द्वारा क्या किया था, वियोजन करा दिया जाएगा, तो उसमें वियोजन हो जाएगा, है ना। तो जिसके द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा वियोजन कराया जाएगा वही अपक्रिया क्या कहलाएगी। जैसे अगला भी और है, विद्युत अपघटनी वियोजन भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट आपका अगले चैप्टर में है ही है, विद्युत अपघटन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं थोड़ा सा, कि जो आपका अगर हम क्या करते हैं बैटरी लेते हैं और बैटरी के इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं आपके जो अपघट बनाए गए हैं उसी में डाल देते हैं और ऊपर से करंट हमको क्या करेंगे, जैसे ये आपका बाल्टी हो गया, अगर इसी में क्या करें हम, अगर इसी में हम क्या करते हैं इसी इलेक्ट्रोड को छोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं करंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आयनों में टूट जाएगा, ये OH माइनस में टूट जाएगा, तो क्या होता है आयनों में टूट जाएगा और इलेक्ट्रोड और एनोड पर क्या हो जाते हैं कि वो जाके चिपक जाएंगे, यहाँ पे भी चिपक जाएंगे, यहाँ पे भी लग जाएंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, कौन सा वियोजन होगा, ये विद्युत अपघटन है, क्योंकि इसमें विद्युत द्वारा अपघटन किया गया है, इसमें उष्मा द्वारा वियोजन कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस माध्यम द्वारा अपघटन कराया जाता है वही अपक्रिया आपको कहलाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। चलो फिर अगला टॉपिक, अगला क्या है, इसी में आगे पढ़ते हैं और आगे जानते हैं क्या कि कुछ अपक्रियाएं क्या होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं और कुछ क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती हैं। तो अनुत्क्रमणीय क्या अपक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, यानी कि वह अपक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या है एक बार अपक्रिया होने के पश्चात क्या है उसे फिर से क्या हो जाए, उसी अपक्रिया में फिर से क्या है जो उत्पाद बना है उसको पुनः क्या है अभिकारक के रूप में चेंज ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं, ये याद रखना। कौन सी क्रिया है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ये वाला आपका है ना, तो ये हो गया अनुत्क्रमणीय क्रिया, यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक से, यानी कि जो अभिकारक है, जैसे कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में तो आ जाए क्या KClO3, और इसको क्या किया जाता है, अपक्रिया करा दी गई है ना, अपघटन करा दिया जाता है, तो ये बन जाता है क्या, तो ये बन जाता है 2Kl और प्लस में क्या, तो आप कहोगे O2। तो थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ पे 3 दुनिया 6 यानी कि 3, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कब बन गया, लेकिन जो अभिकारक ये है, ये अभिकारक तो है, यानी कि ये अभिकारक है, अभिकारक ये है और ये क्या बना, उत्पाद बन गया आपका जो प्रोडक्ट बना, यानी कि अभिकारक से तो हम उत्पाद बना ले गए, यही तो बना, लेकिन उत्पाद से चाहे तो अभिकारक फिर से बना सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं बना सकता, कि बना सकते हैं, नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं बनाया सकता। क्यों, क्योंकि ये अपक्रिया ऐसी ही थी कि ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया थी, है ना, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ही है जिसमें क्या किया जाता है, पुनः क्या किया जाता है, रिवर्सिबल नहीं किया जाता, यानी कि उसको दोबारा लौटाया नहीं जा सकता अभिकारक में, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं।
आपको एक लाइन में बतानी, अगर पूछा जाए आपसे एक लाइन बताइए, तो आपको बताना है वह रासायनिक अपक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद में चेंज हुए, यानी कि अभिकारक को उत्पाद में चेंज करने पर उत्पाद से क्या हो जाए, अभिकारक में परिवर्तित ना किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुत्प्रणीय अपक्रिया कहते हैं। अगला कौन सा है, तो आप कहेंगे अगला जो अपक्रिया है वो उत्प्रणीय अपक्रिया है। कौन सी क्रिया है, तो आपको कहना क्या, उत्प्रणीय अपक्रिया। ठीक, समझ में आपको आ जाएगा। उत्प्रणीय अपक्रिया क्या होता है इसके बारे में जानो। तो उत्प्रणीय अपक्रिया क्या होती है, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें जो आपका यानी कि जिस अभिकारक द्वारा क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं और पुनः क्या होता है, उत्पाद से क्या करते हैं, पुनः आपका अभिकारक को प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रणीय अपक्रिया कहते हैं। अगर कहें एग्जाम्पल के रूप में, तो उत्प्रणीय अपक्रिया क्या है आपका, तो जैसे Fe+ में 4H2O और ये बन जाता है क्या, तो Fe3O4 प्लस में क्या, तो ये आपका 2, ये आपका बन गया। तो ये अपक्रिया जो होती है इसकी पहचानने की एक विधि भी है कि जो उत्प्रणीय अपक्रिया होती है ये इस तरह बनाई जाती है। जो इसमें तीर प्रयोग किया जाता है वो ये तीर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि ये इससे बनाया जा सकता है, फिर ये इसको फिर से बनाया जा सकता है। ये क्रिया क्या कहलाएगी, उदाहरण याद करिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। परिभाषा तो सबको याद रहता है, लेकिन आपकी जो है अपक्रिया आपको नहीं याद होती है। ठीक, अपक्रिया बनती कैसी है उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ठीक, आपको नहीं बना है, बता रहे हैं कि कैसे कैसे बनती है, नहीं तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। फिर आपको टॉपिक रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला आपका जो है अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। और अगली क्रिया क्या है, तो अगला क्रिया का जो है इसको मिटा देते हैं और अगली क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपकी दो प्रकार की क्रिया और बची हैं, एक तो आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और एक आपका क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। दो प्रकार की अपक्रिया होती है। तो ये क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है इसको जानो। सबसे पहले क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, है ना, गलत लिख उठा था, दोबारा लिखिए, क्षेपी अपक्रिया कर रहा है ना। तो क्या हो गया था, ये आपका ऊष्माक्षेपी कह रहा था भैया, उल्टा लिख दिए थे थोड़ा सा, है ना। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। और एक अपक्रिया है जिसे क्या कहते हैं, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ये अपक्रिया है ना। तो क्या होता है आपका, ऊष्माशोषी अपक्रिया होता है। अब देखो ये जो अपक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, क्षेपी कह रहा है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, ऊष्माशोषी का मतलब क्या है, इसको भी जाने रहिएगा। तो ऊष्माक्षेपी, शोषी मतलब क्या, सोखता हो, यानी कि ऊष्मा की जिसकी क्या हो, जरूरत हो। क्षेपी मतलब क्या, छेप करे, यानी कि अवक्षेप बनाए, यानी कि जो चीज निकलती हो, है ना। तो आपको बतानी हो तो कैसे बताएंगे, तो अपक्रिया को आपको याद करा देते हैं, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा निमुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा क्या हो जाती है, निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और जो ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा की क्या होती है, जरूरत होती है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया। एक एक एग्जांपल इसके लिए तो बनता ही है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अपक्रिया कौन सी है। तो आपका जैसे कह दिया जाए कि आपका जो अपक्रिया है कौन सी, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया पूछ रहा है। तो ऊष्माशोषी के लिए अपक्रिया हो जाती है कौन सी, तो ये हो गया कौन सा, तो कहता आपका कौन सी अपक्रिया हो जाएगी। तो एग्जाम्पल है आपका जैसे आपका एग्जाम्पल है कि आपका 2H प्लस में O2 और ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है 2H2O, क्या बन गया, H2O बन गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो अपक्रिया बना है उसी को क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है,
तो ऊष्माक्षेपी की और अपक्रिया के उदाहरण है। जैसे और आपकी बात कर लिया जाए तो जैसे कहा जाए सबसे आसान उदाहरण ये है कि मेथेन को क्या करिए, आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दीजिए, और जला देंगे भैया तो क्या बन जाएगा, तो कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा गुरुजी, और क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे जल बन जाएगा, है ना। हाँ, ये सबसे आसान क्रिया है। क्या करिए, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जला दीजिए, तो इसके साथ कुछ ऊष्मा निकलेगी नहीं निकलेगी, पर इसमें ऊष्मा तो रहेगी रहेगी, है ना। कुछ चीज जलती है तो ऊष्मा तो जरूर निकलती है। अब ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो जैसे कहा जाए ऊष्मा शोषी अपक्रिया की, तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया ये सब हो गई, तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया की बात कर लिया जाए तो जैसे कहा जाए कि आपका जो है N2 की यानी कि नाइट्रोजन की अपक्रिया किससे कराई जा रही है, तो ऑक्सीजन के साथ करा दी जा रही है, और ये बन क्या रहा है भैया, तो इसे बन जा रहा है क्या, तो कहोगे NO2 बन जाएगा। क्या बनेगा, NO2 तो बनेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, NO2 या फिर 2NO बनेगा, 2NO बनेगा, है ना। इसका नाम है क्या, मोनोनाइट्रेट नाम है, ये आपका नाइट्रोजन नाम है, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन बन जाएगा ना। ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार के बनते हैं अपक्रिया, एक कहीं कहीं देखेंगे NO2 बन जाएगा, और एक क्या बनेगा, NO3 बनेगा। इसमें ONO रहता है, इसमें NO2 रहता है, और इसमें NO3 रहता है। इसमें कराने के लिए अपक्रिया के लिए कुछ आपकी ऊर्जा की यानी कि कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, कितना, तो आप कह रहे हैं 42 कैलोरी, है ना। तो 42 जो है कैलोरी जो है आपका, उसमें इसको हमें क्या करनी पड़ी, देना पड़ा, तो 42 कैलोरी देना पड़ा क्रिया, तभी जाके क्रिया क्या हुआ, ये पूर्ण हो गया, ठीक है। यानी कि वह क्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़े, यानी कि शोषे यानी कि सोखे हो क्रिया को, ऊष्मा को, तो उसे ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक। और आखिरी अपक्रिया के जो प्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो कौन सा आपका, तो एक अपक्रिया होता है कौन सा, तो कहते हैं आप कौन सा, तो कहेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया, है ना। यहां पे समझा देते हैं आपको, ऊपर ही समझा देते हैं ताकि आपको दिखे, है ना। यहां पे लिख देते हैं कि क्या होता है आपका ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी दो अपक्रिया खत्म हो चुकी हैं। आगे जो पढ़ते हैं वो क्या आपका अपचयन और ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया, और एक कौन सी क्या होती है, तो आप कहोगे अपचयन, अपचयन क्रिया, ठीक। ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया। तो ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है, यानी कि वह क्रिया, वह रासायनिक क्रिया जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। और अपचयन कौन सी होती है, यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता हो और नहीं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं क्या, तो ये आपका ले आए Cu, क्या लाते हैं, Cu, और इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ने तो है, तो ये बन जाएगा CuO, यानी कि यहाँ पे लगा दीजिए 2 और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, तो क्रिया संतुलित हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, हो गया ऑक्सीकरण हो गया, ठीक। अपचयन की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन निकले, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन जुड़े आपका जैसे कहा जाए आपका जो अपक्रिया है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि इस अपक्रिया कौन सी बनेगी, जैसे तो यहां पे अपक्रिया है ZNO प्लस में कार्बन, तो ये क्या हो गया, तो ये बन जाता है कि आपका, तो ZN बन जाएगा और क्या CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे कि यहाँ से क्या हो गया कि इस यहाँ पे देखो ये अपक्रिया जो हुई है, इसमें अगर जिंक में पूछा जाए सिर्फ, तो जिंक में देखो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया है, गायब हो गया। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे अब नहीं है, तो ये जो हो गया क्या हो गया, आप कहोगे अपचयन हो गया है ना। तो क्या हो गया है, अपचयन अपक्रिया हो गया है, ठीक। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसी को अपचयन अपक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम, जो है क्या कहते हैं,
आपका ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। और रिडॉक्स क्रिया के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि रिडॉक्स क्रिया क्या होता है। तो यहीं पे लिख देते हैं हम और क्रिया को खत्म करते हैं। तो रिडॉक्स क्रिया क्या होता है? है ना, रिडॉक्स क्रिया क्या होता है? तो रिडॉक्स क्रिया किसे कहते हैं? तो अगर हम बात करें, अगर ऑक्सीकरण क्रिया और यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हो, उसी को क्या कहते हैं हम? अब रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमें ये है, कहने का मतलब हमारा ये था कि जो यानी कि वह रासायनिक क्रिया जो क्या हो, ऑक्सीकरण भी कराता हो और अपचयन भी कराता हो, उसी को रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। अगर छोटे से आपको परिभाषा पूछनी है, आपसे बतानी हो, तो क्या करेंगे? तो आपको बताना है वह रासायनिक क्रिया जो यानी कि अगर वैसे पूछा जाए, आपसे बताना हो तो ऑक्सीकरण व अपचयन क्रिया के योग को ही हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। छोटी सी परिभाषा, लेकिन आपको लिखनी है तो ऐसे बताना है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है, उसी को क्या कहते हैं? आपका रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपका था, तो इसमें देखो Zn के लिए सिर्फ कहेंगे तो इसमें अपचयन क्रिया हो रही है, लेकिन अगर C के लिए कार्बन के लिए भी कहा जाए तो इसमें देखो क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है ना? क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा है आपका, यानी कि कहने में क्या, अपचयन भी हो, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़े तो अपचयन कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, आपका ऑक्सीजन निकल रहा है इसमें, तो क्या हो गया? अपचयन कहलाया। अगर इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? आपका जुड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। यानी कि ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण। तो याद रखना, ऑक्सीकरण में होता क्या है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। अपचयन क्या होता है? तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। रिडॉक्स क्रिया जैसे यही एग्जाम्पल अगर हम कराएं यहीं पे, तो आपको याद रखना है कि Zn का और प्लस में और एक उदाहरण और करा देते हैं, कहिए तो एक उदाहरण और आपका करा देते हैं। जैसे कहा जाए कि यहाँ पे कह रहा है आपका क्या, तो जैसे कह रहा है CuO प्लस में क्या आपका H2, और ये बन जा रहा क्या? तो ये बन जा रहा आपका Cu और 2H2। ठीक, तो ये क्रिया क्या हो गई? रिडॉक्स क्रिया का उदाहरण हो गया। तो रिडॉक्स क्रिया का उदाहरण ये भी हो सकता है, ये भी दोनों क्रिया, यानी कि जब दोनों की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा क्या? तो आपको बता देना है क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और जब इतने की बात की जाएगी सिर्फ, है ना, अगर हम Zn को क्या करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं, तो ये बन जाएगा Zn प्लस में ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ पे 2 लगा देना। तो इतने की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका अपचयन क्रिया सिर्फ बन जाएगी। और जब दोनों रहे उसे, तो आपका रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। ठीक, आपको आपका जो है ये, है ना, तो आपका जो है ना, है ना, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा दीजिए। आपका जो है आपका ठीक ठाक आपका यहाँ तक समझ आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं और रिडॉक्स क्रिया यानी कि क्रियाओं के प्रकार को खत्म कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसमें टॉपिक जान लीजिएगा क्या क्या आपका है। ठीक, तो अगर कहा जाए कि अब क्रियाओं के प्रकार के बारे में तो खत्म हो गया है, अब क्रियाओं के प्रकार में भैया हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अब क्रियाओं के प्रकार को रट लीजिए, एग्जाम्पल को जान लीजिए, एक बार आपको वीडियो खुद देख लेनी है और हम रिवीजन करा दिए हैं फास्टली। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। आपका 4 नंबर आपका यहीं से आने वाला है, 4 नंबर आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको अब क्रियाओं के प्रकार से 4 नंबर आने वाले हैं। रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को कैसे बनाते हैं ये अगली वीडियो में है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी। क्यों? क्योंकि रासायनिक क्रिया को बनाना सबको नहीं आता, लेकिन हम आपको समझाएंगे, वो बिल्कुल आपको आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल कहिए तो करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वीडियो को और बड़ा करना हमें लगता नहीं ठीक है। ठीक, अब सुनिए थोड़ा सा, कुछ क्या होते हैं अपचायक, किसी को कहते हैं, ऑक्सीकारक किसी को भी कहते हैं। तो क्या होता है ये, इसके बारे में जान लो। तो अपचायक क्या होता है? यानी कि वह आपके पदार्थ जिसमें अपक्रिया यानी कि अपक्रिया में भाग लेंगे तो किसी का भी क्या करते हैं? अपचयन करा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? तो LiAl, और है ना, तो ये क्या हो गया? अपचायक हो गया। निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, ये सब धातुएं जो हैं
जो आपकी वो भी क्या होते हैं, एक अपचायक होते हैं। अब आक्सीय कारक की बात कर लेते हैं। तो आक्सीय कारक क्या होता है, यानी कि वह है आपके वो पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेकर किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण करा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आक्सीय कारक कहते हैं। तो आक्सीय कारक के एग्जांपल बता दीजिए। तो याद रखना K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7 ये क्या आपका आक्सीय कारक है, प्रबल आक्सीय कारक है भैया, आक्सीय कारक है भैया। और ये क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको भी याद रखना आपको और इसको भी याद रखना, आक्सीय कारक और अपचायक को। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब दो चीज बची है, दैनिक जीवन में अपचयन क्रियाओं का महत्व क्या है, यानी कि उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कहने में महत्व ना कहिए, कहा जाए प्रभावित कैसे, मतलब प्रभाव क्या है उसका, प्रभावित कैसे होता है कोई चीज। तो संक्षारण क्या, यानी कि आपकी सबसे पहले जो आक्सीय कारक होता है, जो जंग लगता है। अगर जंग लगने की बात किया जाए तो जंग लगना भी क्या है, एक ऑक्सीकरण क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक, तो आपका कहा जाए तो जैसे आयरन आ गया, यानी कि लोहा रखा था कहीं पे बाहर, और बाहर पे क्या होता है तो जानते हैं, हवा चलती रहती है, वायु चलता रहता है, आप जानते हैं बरसात होती है, शीत गिरता है, यानी कि कुछ आपके जल भी आ जाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, आपकी यक्ष स्टोव लेते हैं। स्टोव का कोई मान आपको पता नहीं है कि कितना स्टोव हम ले रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिया करा देनी है। और जंग का फार्मूला क्या होता है, इसको भी जान लेना है। तो क्या होता है, तो आपको बताना है Fe2O3 इंटू में H2O। अब यहाँ को संतुलित करना है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, संतुलित क्रिया को कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 लगा दें और यहाँ पे क्या कहिए 3 लगा देते हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो क्रिया क्या हो जाएगी, आराम से संतुलित हो जाएगी। ठीक, हाँ, और यही क्या है, यही जंग का क्या है, सूत्र है। यही आपका क्या है, जो आपका संक्षारण होता है, इसी का क्या आपका फार्मूला है, यही आपका फार्मूला है। इसको रटे रहिए, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, हाँ, तो इतना आपको याद रखना है कि संक्षारण का फार्मूला क्या होता है और क्रिया कैसे बना। ठीक, तो इसको जानिएगा और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो उपाय भी पूछता है कि यानी कि आपको कैसे बचाया जा सके, यानी कि संक्षारण को कैसे बचाया जा सकता है, संक्षारण से वस्तु को, यानी कि जो आपका जो वस्तुएं होती हैं कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि बचाव की बात कर लेते हैं जल्दी से। पूछा जाता भैया, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, याद रखना। यही क्लास से फंसेगा क्वेश्चन, आपको दिखाएंगे कि हाँ, कि यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका। ठीक, तो ये आपका संक्षारण का बचाव क्या है। तो क्या करते हैं, जैसे लोहा हो गया, ये सब हो गया ना, तो उस पर क्या करते हैं, हम ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, इन सबको लगा करके क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे संक्षारण ना हो, यानी कि जंग ना लगे। ठीक, एनोडीकरण भी किया जाता है, एसिडराजन करा जाता है, यानी कि जिंक की परत एक छोटी सी चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इन सब की परतों चढ़ा करके क्या करते हैं, संक्षारण से बचाव कर लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आपको ढंग से, आपको आ जाएगा। अब एक आपका बचा है एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक, ताकि जो है वीडियो को बहुत बड़ा ना हो जाए आपका। तो आपका लास्ट टॉपिक है क्या, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, देखो अक्सर क्या होता है, ठंडी तो चल रहा है, ठंडी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि खाना तो सुबह बन जाता है, लेकिन शाम को जब खाना जाते हैं खाने, तो क्या हो जाता है, उसमें गंध आने लगती है। यानी कि विकृत गंधिता क्या होता है कि वह खाद्य पदार्थ जो क्या होता है, यानी कि खाद्य पदार्थों के जो स्वाद हैं, स्वाद में है ना क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जैसे आप खाते हैं क्या, जैसे आपसे कहा जाए तो क्या खाते हैं कि जो है क्या खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, तो उसमें पन्नी जो को फूली रहती है, काहे फूल के रखी जाती है कि कम नहीं सामान रहता, सामान तो आपको रहेगा, उसमें लिखा रहता है इतना ग्राम आपका है, सामान उतरे रहता है, लेकिन ये गांव वाले ये कह देते हैं कि इसमें क्या है कि सामान कम करने के लिए इसमें खाली खाली गैस भर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसको बचाने के लिए कि जो कुरकुरे है वो मुरमुरे ना बन जाए, यानी कि आपका हल्का ना हो जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया नहीं करती है। ठीक,
आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है। कल की जो वीडियो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन बच्चों को आपको अपक्रिया करना नहीं आता और अपक्रिया को संतुलित करना नहीं आता वो जरूर देखेंगे इस चैप्टर को। लिखिए, आपको ये चैप्टर रिविजन हल हो गया है, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कल हम अगला चैप्टर रिविजन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को आपको क्लास को आगे चला के अपनी नोट्स को देखते रहना है और रिविजन करते रहना है। बस इतने काम कर लीजिए, एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, आपका जैसे हमने एक रिवीजन करा दिया चैप्टर का, इसका आपको क्वेश्चन करना है तो आपको बहुविकल्पीय टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ते रहेंगे। उस वीडियो को भी देख लेंगे क्लास को सभी को, ठीक। तो आपको जो है टेलीग्राम से भी जुड़ना है, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे क्लिक करिए और सीधा जुड़ जाइए। और आपको वहां पे रोज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, फटाफट जुड़िए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। धन्यवाद।